गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 47 बायो सेक्शन। टाइटल है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो इसे मैंने 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। आज हम सिर्फ अप्रोच पढ़ेंगे, ओके, कि मेंडल्स का अप्रोच क्या था एंड मेथडोलॉजी क्या थी। सो मेंडल्स वर्क शुरू करने से पहले हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसे समझते हैं, ये दो टर्म्स का क्या मतलब है। सो देखिए, जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर from parents to offspring. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. This is the basis of heredity. So inheritance से एक unity दिखती है जेनेटिक कैरेक्टर्स में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर सिबलिंग्स हैं, ओके, अगर एक परिवार में 3 भाई हैं तो आपको उनके फीचर्स में एक सिमिलैरिटी दिखेगी, सर्टेन डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी। आप कह सकते हैं कि ये तीनों भाई हैं, एक ही फैमिली के हैं। तो ये होता है बेसिस इनहेरिटेंस का। एंड जो वेरिएशन है दैट इज डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो देखिए, भाई कभी भी सिबलिंग्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस जैसे नहीं होते। वो सिमिलर भले ही हों लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो आइडेंटिकल नहीं है दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी, एंड इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। So, our ancestors knew about inheritance of characters and variation. They had very little idea about the scientific basis of these phenomena. So, genetics and genes and chromosomes, इनका उन्हें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन सदियों से ह्यूमंस को ये नॉलेज थी कि वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं। एंड इन वेरिएशंस का कॉज क्या है? इट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पैचेटिन स्टेज में मायोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो एस्पेक्ट है रिकॉम्बिनेशन का, इस वजह से न्यू वेराइटीज़ क्रिएट होती हैं, वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। एंड इसका जो एडवांटेज ह्यूमंस ने यूज़ किया है वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। सो देखिए, इंडियन ब्रीड्स में अगर आप देखें, साहीवाल काउस ये पंजाब में होती हैं। तो इनकी ईल्ड काफ़ी ज़्यादा होती है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। ओके, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ so many years of evolution that is brought about by artificial selection and domestication. So selective breeding होती है, प्लांट्स में भी कर सकते हैं एंड एनिमल्स में भी। ओके, एंड यहाँ पर मेनली वेरिएशंस को एक्सप्लॉयट किया जाता है। सो जो बेस्ट फीचर्स हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड देन इस तरह से हाई यील्डिंग हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं। सो अब बात करते हैं मेंडल्स वर्क पे। मेंडल वॉज अ जेनेटिसिस्ट एंड एबॉट। एबॉट क्या होते हैं? एबॉट इज ए मैन हु इज हेड ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी फॉर मॉन्क्स। सो एकेडमिकली ही वॉज ए मैथमेटिशियन एंड अ स्टेटिस्टिशियन। एंड बिकॉज ही लव्ड गार्डनिंग, उन्हें गार्डनिंग पसंद थी, इस वजह से वो जेनेटिसिस्ट बन गए। तो उन्होंने मैसिव काम किया टू स्टडी द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन द प्लांट गार्डन पी। अब देखिए, ये एक ट्रेजेडी है, हिज इमेंस वर्क वॉज नॉट गिवन रिस्पेक्ट एंड वैल्यू। सो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। सो मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी पाइसम सैटिवम, ये साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। सो पी प्लांट इज एन आइडियल मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये इसके रीजंस हैं वाई पी प्लांट इज एन आइडियल मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दी गए हैं, बट इसे आप समझ लीजिए तो आपको मेंडल्स वर्क समझने में ज़्यादा इजी होगा। So pea plant is easy to grow. It has short life cycle and then it produces many offspring. And ये देखिए बहुत important है, it possesses several clearly distinguishable contrasting traits. And ये point भी important है, it can self pollinate and it can also be cross pollinated easily.
सो ये सारे फीचर्स इट मेक्स पाइसम सैटिवम आइडियल मॉडल ऑर्गेनिज्म। सो मेंडल्स वर्क 7 years तक उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे गार्डन पी पे। सो ये आप याद रखना 1856 to 1863 ही प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के कुछ डिटेल्स एनसीईआरटी में दिए नहीं गए हैं, तो लेकिन आप समझिए कि ये जो वर्क था मेंडल का ये काफ़ी टीडियस वर्क था। और जब हम टीडियस कह रहे हैं दिस इज़ एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि जब वो एक तो वो अकेले काम करते थे, ओके, ही हैड टू शेल काउंट एंड सॉर्ट बाय शेप मोर देन 7,000 पीस। सो इस तरह से आप एक एक दाने को निकालेंगे एंड उन्हें सॉर्ट करेंगे, ओके। और ये तो सिर्फ एक सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, 7,000 पीस। ऐसे उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी की थी, सभी के उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस स्टडी किए थे। एंड देन मोनोहाइब्रिड के अलावा डाईहाइब्रिड क्रॉस पे भी काम किया था, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे भी काम किया था। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस की कुछ वैल्यूज़ हैं, रॉ डेटा है। सो टोटल पीस इसमें 2160 हैं। तो इसमें से अगर आपने सॉर्ट किया तो राउंड एंड येलो 1215 मिलेंगे, राउंड एंड ग्रीन 405, रिंकल्ड एंड येलो 405, रिंकल्ड एंड ग्रीन 135। सो जब आप इसे मैथमेटिकली इसे अगर आप डिवाइड कीजिए 405 डिवाइडेड बाय 135 तो आपको ये रेशियो मिलेगा 3:1। सेम वे 1215 को 135 से डिवाइड कीजिए तो आपको 9 मिलेगा। तो इस तरह से पहले मेंडल ने ऐसे पूरा अकेले काम किया, शेलिंग एंड काउंटिंग की, सॉर्टिंग की, एंड देन उसमें से मैथमेटिकल रेशियोज निकाले। तो इस तरह से आपको डाईहाइब्रिड रेशियो मिलता है, ओके। तो आप बैकग्राउंड वर्क को समझिए, भले ही एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, बट आप इसको समझिए कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किए थे मेंडल ने। सो काफ़ी टीडियस वर्क था, ओके। ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 7 years तक ये काम किया गया था। वाई मेंडल्स वर्क वॉज ए मैसिव सक्सेस। सो इसका रीज़न ये है, फर्स्ट टाइम statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप statistical analysis करते हैं तो तब आपका जो फाइंडिंग्स हैं उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने लार्ज सैम्पल साइज भी यूज़ किया था। तो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया 7,000 पीस एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में, एक सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यूज़ हुए। सो लार्ज सैम्पल साइज एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये दोनों क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, और यही रीज़न है मेंडल्स वर्क वाज अ मैसिव सक्सेस। सो देखिए 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे, एंड कैरेक्टर के हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स थे। सो जैसे अगर आप ह्यूमंस में देखिए, अगर मैं आई कलर के बारे में बात करूं तो आई कलर एक कैरेक्टर होगा, ओके। एंड उसके ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्लू आई कलर, ब्लैक आई कलर, देन ब्राउन आई कलर, हेजल आईज, ओके। तो ये अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। सो अगर आप स्टेम की हाइट बोलेंगे तो वो कैरेक्टर कहलाएगा, एंड उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होंगे, या तो ये स्टेम की हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी, जिसे ड्वार्फ कहते हैं, ओके। तो इसे डोमिनेंट कहा जाता है एंड उसे लेफ्ट में लिखा जाता है, एंड ये है रिसेसिव, ड्वार्फ। एंड जनरल रूल ये है कि जो डोमिनेंट का जो टर्म रहेगा तो उसी के बेसिस पे आप उसका अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे, उसे डिनोट करेंगे। तो कैपिटल टी डिनोट करेगा टॉल ट्रेट को, एंड इसी का जो स्मॉल लेटर है स्मॉल टी, वो शो करेगा ड्वार्फ प्लांट। तो आप ड्वार्फ के लिए डी नहीं लिख सकते हैं, ये रूल है, आपको टी ही यूज़ करना पड़ेगा। स्मॉल टी से वो रिसेसिव इंडिकेट होगा एंड कैपिटल टी से डोमिनेंट रेट। सो क्योंकि ये प्लांट डिप्लॉयड है तो हम इसे टी टी लिखेंगे, 2 हैं डिप्लॉयड है ये, एंड इसे स्मॉल टी स्मॉल टी।
नेक्स्ट फ्लावर कलर में वॉयलेट एंड वाइट, तो अगेन सेम रूल अप्लाई होगा, वी वी एंड ये हो जाएगा स्मॉल वी वी। तो अगर आप देखें टेक्स्ट बुक में जो टेस्ट क्रॉस दिया गया है उसमें वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर्स हैं, तो वहाँ पर एक मिस्टेक है, वहाँ पर डब्लू यूज़ किया गया है। देन फ्लावर पोजीशन देखिए, एक्सियल एंड टर्मिनल। ओके, तो हमेशा याद रखना ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। देन पॉड शेप, फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये सारे आपको बाय हार्ट करने होंगे। कैरेक्टर एंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। नेक्स्ट सीड कलर में आपको यहाँ पर येलो को डिनोट करना पड़ेगा कैपिटल वाई एंड ग्रीन को स्मॉल वाई से। सो व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग? A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows stable trait inheritance and expression for several generation. So true breeding generate करने के लिए continuous self pollination important है, and जो भी trait हैं वो stable होने चाहिए, ये बहुत important है। ओके, सो ट्रू ब्रीडिंग मेंडल ने क्रिएट किए थे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. So that means अगर टॉल प्लांट है एंड उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है ड्वार्फ प्लांट, तो इस प्लांट में इन दोनों में आपको बाकी सारे फीचर्स कॉमन दिखेंगे। तो मतलब जो बाकी के 6 कैरेक्टर्स हैं वो सेम होंगे इन दोनों में, एंड दे विल वेरी ओनली इन हाइट, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ओके, तो इस तरह से उन्होंने सेट्स क्रिएट किए थे। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, smooth or inflated pods, green or yellow pods, and tall or dwarf plant. So ये दो दो contrasting features हैं, तो बस वो डिफर करेंगे ट्रू ब्रीडिंग में एंड बाकी उनके फीचर्स सेम रहेंगे। ओके, तो इस तरह से उन्होंने 14 वैरायटीज क्रिएट की थी। सो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे किए मेंडल ने? इसका जो मेथड है उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर। सो बेसिकली जब जो ये फीमेल फ्लावर है वो बर्ड स्टेज में है, ओके अभी तक वो मेच्योर फ्लावर नहीं बना है, तो ये पेटल्स पूरे क्लोज रहते हैं, तो इनको केयरफुली ओपन करके अंदर जो इमेच्योर स्टेमन्स हैं उनको कट कर दिया जाता है अर्ली इन द ग्रोथ फेज। सो लेटर जब ये फुली मैच्योर होंगे, क्योंकि एंथर्स अवेलेबल ही नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। ओके, देन फुल्ली मैच्योर्ड फीमेल फ्लावर में आर्टिफिशियली दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है। ओके, तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन अचीव की जाती है। तो आप देखिए वॉयलेट फ्लावर एक डोमिनेंट ट्रेट है और वाइट फ्लावर रिसेसिव ट्रेट है, तो अगर इसके पॉलिनेशन की तो आपको प्रोजनी में सब वॉयलेट फ्लावर्स दिखेंगे। सो ये था मेथडोलॉजी बाय मेंडल। सो इस वीडियो में हमने अप्रोच समझ लिया है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं मंडे को अपलोड करूँगी उसमें हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिटेल में डिस्कस करेंगे। That's all for today. Thank you so much for watching this video and take good care of yourself.